आज के वीडियो सेशन में हम किसी अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूफ किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये चीज़ समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो सेशन कर रखा है जो कि आपको वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो अभी हमें स्टार्ट करना है कि परिमेय कोई संख्या दिया हुआ है वह अपरिमेय कैसे होता है उसको प्रूफ करने के लिए। ठीक, तो इसको हम लोग करते हैं और इस पे आपका बनेगा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, जिसमें आपको √5 को प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो उदाहरण नंबर दिया है हमारा 8 और उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है कि √2 को साबित करिए, उदाहरण नंबर 9 कह रहा है कि √3 को साबित करिए। इस चीज़ को आज हमें सीखना है। ठीक है, और √7 को भी कर सकते हैं, √11 को भी, √13 को भी आप कर सकते हैं आसानी से। बस मैं 5 वाला आपको समझा दूंगा, ये चीज़ बता दूंगा कैसे √5 को साबित कर सकते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट पे सेम उसी बेस पे जो है हम लोग सभी संख्याओं को कर लेंगे जो भी अपरिमेय सिद्ध करने वाला है। ठीक, इसके बाद भी एक और वीडियो होगा जिसमें प्लस और माइनस और डिवाइड में होता है अपरिमेय संख्या, तो उसको साबित करने वाला। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे, सबसे पहला चीज़ याद रखिए, अगर आपको कोई संख्या दे दे और बोले कि इसको अपरिमेय सिद्ध करिए, तो आप उसी संख्या को उठा करके आप मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि वह संख्या परिमेय संख्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो मान लेंगे हम लोग कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय कहेगा, मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या, माना कि √5 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय मानना है हमने, जब √5 एक परिमेय संख्या हो गया, इसका मतलब हमको इजीली p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि √5 = p/q। ठीक, p/q आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, हमें पता है कि q क्या होता है, q का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, q नॉट = 0। और एक नया चीज़ आप लिखेंगे p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। अब ये चीज़ मैं कहाँ से लिख रहा हूँ इस चीज़ को समझिएगा। हम लोग अभी तक पढ़ते हैं कि p और q एक पूर्णांक है, p q क्या है, पूर्णांक है। अब सह अभाज्य संख्या कहते हो किसको है, सह अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है। जैसे मान लीजिए हमें दो संख्या दे दिया गया और उन दोनों का जब हमने HCF फाइंड आउट किया, कोई ज़रूरी नहीं कि वो दोनों संख्या अभाज्य ही होना चाहिए। ठीक, वह भाज्य संख्या भी हो सकता है। तो अगर उनका HCF 1 आ जाता है तो वह संख्या जो होगा हमारा सह अभाज्य संख्या हो जाता है, कोप्राइम नंबर हो जाता है। ठीक, इसका मतलब कोप्राइम नंबर में कोई भी एक के अलावे दूसरा फैक्टर, दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ 16-20, तो 16-20 में देखिए तो 4×5 = 20 होता है। तो ये दोनों संख्याएँ जो हैं कभी भी अभाज्य नहीं होगा। लेकिन 16-25 दे दे तो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स एक चीज़ कॉमन है, एक तो 1 आ जाएगा तो इसका HCF हो गया 1। तो जब 1 आ गया तो वही हो जाएगा, ये 16 और 25 जो होगा कह देंगे हम लोग कि यह कोप्राइम नंबर है। डन, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लेना है q का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, q का वैल्यू। क्रॉस गुणा करेंगे तो √5 q = p आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से q का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसलिए q = p/√5। अब ये हो गया, p हमारा पूर्णांक हो गया और ये √5 से हमें भाग देना है। तो भाग देने के लिए अगर हम इस रूट को हटा दें, रूट को ख़त्म कर दें, तो हम इजीली पता कर लगाएंगे क्योंकि हमें एक पूर्णांक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम √5 को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिखना भी पड़ेगा आपको, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, दोनों तरफ। एक तरफ आप वर्ग नहीं करते हैं, इसलिए बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। मैथमेटिक्स का नियम है, आपको पता ही होना चाहिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ आप वर्ग करोगे बाबू, तो हमें इधर प्राप्त हो जाएगा q² = इधर प्राप्त हो जाएगा p²। और बट्टा में √5 है तो √5 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 5 और इसको मान लेना है अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि ये p² / 5 समझना है यहाँ पे ध्यान से। ये q² पूर्णांक है,
क्यू स्क्वायर, जब क्यू पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक, और चूंकि इसके बराबर में ये है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर बाई 5 एक पूर्णांक है, पी स्क्वायर बाई 5 क्या है, एक पूर्णांक है। जब यह पूर्णांक है तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देंगे, पूर्णांक होगा, दैट मीन्स पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। लिखेंगे अतः पी स्क्वायर 5 से विभाजित, इसका मतलब तो यही हुआ ना, 5 से विभाजित होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक हमारा थ्योरम आता है, थ्योरम 1.3, थ्योरम नंबर 1.3। यह थ्योरम क्या कहता है, यदि कोई अभाज्य संख्या है p और p का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हमें आ रहा है पी स्क्वायर, और यदि यह पी स्क्वायर a से विभाजित है, यदि यह पी स्क्वायर a से विभाजित है तो ये जो p है मतलब ये वाला भी p भी a से विभाजित होगा। डन। तो ये थ्योरम नंबर है हमारा 1.3। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए एक अभाज्य संख्या हमने लिया 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो यह आएगा 9। ठीक है, यह 3 का वर्ग हमने जब किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 9। और मान लेते हैं कि यह 9 किससे विभाजित हो सकता है, इत्तेफाक से यह 3 से ही विभाजित होगा। तो जब यह 3 से विभाजित हो सकता है तो ये जो 3 है यह 3 भी 3 से विभाजित हो सकता है। डन। तो यही यहाँ पे थ्योरम कहता है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या हो और इसका वर्ग a से विभाजित है तो p भी a से विभाजित होगा। तो आप बताइए, जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या लगता है कि ये जो p है वो 5 से विभाजित नहीं होगा, होगा ना। तो लिखेंगे इसलिए p भी 5 से विभाजित, p भी 5 से विभाजित होगा। डन। इतना चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। जब हमने यहाँ पे निकाल लिया कि p भी 5 से विभाजित होगा, तो अब बताइए ये जो पी स्क्वायर बाई 5 है, जब हमने p में भाग देना है 5 से, p में भाग देंगे क्या है 5 से, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, और इसमें जब भाग देंगे तो हमें कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा, और मान लेते हैं वह पूर्णांक हमारा हो गया x1। वह पूर्णांक क्या हो गया, x1। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको शो करना होता है मैथ में। तो जहाँ x1 एक पूर्णांक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से किसी भी तरह से p का मान निकाल लेना है। तो जब हम p का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, p बराबर 5x1, और इसको मान लेना है आपको समीकरण नंबर 2। अब आपको एक और काम करना है, क्या है वो काम, तो ये जो p का मान है इसको आपको पुट कर देना है किस में, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर p का मान आप समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 है हमारा क्यू स्क्वायर इजक्वल टू पी स्क्वायर, तो p का मान कितना है 5x1 का होल स्क्वायर, अब बट्टा में कितना 5। ठीक, अब यहाँ से निकालिए q का स्क्वायर इजक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, x1 का स्क्वायर, अब बट्टा में 5, 5 से जब हम इसको कटाएंगे तो यह भी आ जाएगा 5। दैट मीन्स यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गया कि q स्क्वायर बराबर 5x1 का होल स्क्वायर, 5x1 का ओनली स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समझ में आया इतना चीज़। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये जो x1 है इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इधर का हमें मिटाना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, फिर x1 का वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर देते हैं। x1 का वैल्यू जब आप प्राप्त करेंगे तो देखिए क्या होगा, समझना है ध्यान से। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर ऐसे पेपर में आप लिख के आ जाइएगा तो एक भी नंबर आपने कटने के चांसेस नहीं है। यहाँ से जब हम x1 का मान निकालेंगे तो ये सिर्फ हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर, पहले से है इधर q का स्क्वायर, और जब ये 5 गुणा में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से x1 स्क्वायर का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया क्यू स्क्वायर बाई 5। इसको आप समीकरण 3 नहीं, इसको आप समीकरण 3 माने, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब पुनः आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे दिया है, ये जो q बाई 5 आया है, अब लिखेंगे पुनः
यहाँ पे हमें क्या आया था, यहाँ पे x1 स्क्वायर एक पूर्णांक है, जब x1 स्क्वायर पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी पूर्णांक, ये पूर्णांक तो ये भी 5 से विभाजित होगा। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे, चूँकि q स्क्वायर बट्टा 5 एक पूर्णांक है, q स्क्वायर बट्टा 5 एक क्या है बाबू, पूर्णांक है, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था पी स्क्वायर बाई 5 एक पूर्णांक है, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित था, तो यहाँ पे तो क्यू आ गया, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है लिखें कि होगा लिखा है, होगा लिखें, तो यहाँ भी वही लिखेंगे, विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, जब ये हो गया हमारा क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसलिए ये भी कह लेंगे 1.3 से कि क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। डन, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो q/5 है इसको हमें बराबर कर देना है x2 से, और यहाँ का q का मान निकाल लेना है। लिखेंगे पुनः q/5 = x2। ठीक है, यहाँ से जब हम q का मान निकालेंगे तो क्या होगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5x2, इसको मान लेना आपको समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल ये वर्क हो गया, इतना में हमारा कंप्लीट हो गया। बस एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 4 को देखिए और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। दोनों को जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, समझिए ध्यान से। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2 और यह है हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक, यहाँ पे हम ये p का मान है, ये q का मान है, इसमें कॉमन 5 है, इसमें कॉमन 5 है, अर्थात ये जो 5 है q का भी गुणनखंड है और ये जो 5 है p का भी गुणनखंड है। और p और q के बारे में क्या बोला है हमारे पास कि p और q सहअभाज्य संख्या है, और जब p और q सहअभाज्य संख्या है तो बताइए इसमें कॉमन गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, होगा, लेकिन क्या होगा, सिर्फ एक होगा, 1 हो सकता है, 1 के अलावा अगर कोई भी आएगा तो वह जो होगा आपका सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। मतलब ये जो पूर्व कथन हमने बोला है कि p और q सहअभाज्य संख्या है, यहाँ पे छूटा हुआ है, यह कथन हमारा गलत हो गया। जब वह सहअभाज्य संख्या होगा ही नहीं तो वह संख्या परिमेय भी नहीं होगा, और हमें पता है कि जब कोई संख्या परिमेय नहीं होता है तो वह संख्या क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। हो गया प्रूफ। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 4 से यह स्पष्ट है, समीकरण 2 और 4 से यह स्पष्ट है कि p तथा कि 5 p और q दोनों का गुणनखंड है। p और q दोनों का क्या है बाबू, गुणनखंड है। p और q दोनों का गुणनखंड है। जब p और q दोनों का गुणनखंड हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो संख्या है सहअभाज्य संख्या नहीं है। लिखेंगे इसलिए p तथा q, स्मॉल q लिखे हैं ना, तो यहाँ भी हमने स्मॉल q ही लिखना होगा। p तथा q सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या यहाँ पे याद यही लिखे ना, छोटा सा में लिखते हैं, गुणनखंड है जो कि पूर्व कथन कौन सा है, ये वाला कथन जो हमने बोला है p और q सहअभाज्य संख्या, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है। मतलब पूर्व कथन को विरोध कर रहा है, रोक रहा है ना। पूर्व कथन कह रहा है कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, आई कह रहा है कि ना सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो विरोध किया ना, कथन का विरोधाभास है। इसलिए p तथा q बोलेंगे या क्या बोलेंगे, जब ये विरोधाभास है तो ये √5 परिमेय संख्या है, नहीं है ना, तो लिखेंगे इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है।
रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। और जब रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही चीज़ हमें साबित करना था और इस चीज़ को हमने साबित कर दिया। डन। आई होप समझ में होगा। एक बार और लास्टली मैं समझा देता हूँ, उसके बाद देखिए लंबा है लेकिन हल्का है, आसान है। ठीक, ये यहाँ से दूसरा चीज़ है, इसको आपने नहीं लेना है, समझिएगा ध्यान से। मान लिया हमने जो क्वेश्चन में दिया था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप साबित करें, तो आपने मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो रूट 5 को लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। और कोई संख्या परिमेय संख्या कब होगा, तो जब वह संख्या q का मान 0 के बराबर नहीं हो। और एक चीज़, p और q सह अभाज्य संख्या है। p और q सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या का मतलब, सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर HCF ओनली 1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हमने मान लिया तो यहाँ से q का मान निकाल लिया हमने p/√5, दोनों तरफ वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक यह पूर्णांक में नहीं आएगा, जब तक ये पूर्णांक में नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे। तो पूर्णांक को लाने के लिए, रूट को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ वर्क कर दी। q का वर्ग किया q², p का वर्ग p², रूट 5 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। और इसको हमने मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हमने समझना है यह जो सहअभाज्य संख्या है वह पूर्णांक भी है ना जी। जब सहअभाज्य संख्या पूर्णांक है तो ये जो q² है ये पूर्णांक होगा। q² जब पूर्णांक है तो इसके अपोजिट में p²/5 है, इसलिए ये दोनों भी पूर्णांक होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि p² पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक है तो ये 5 से विभाजित होगा p², तो लिखा हमने चूंकि, इसलिए p² 5 से विभाजित होगा। और थ्योरम नंबर 1.3 कहता है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और a से p² विभाजित है तो p भी a से विभाजित होगा। तो यहाँ से जब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। जब यहाँ पे सब चीज़ हो गया तो हमने यहाँ पे लेना है p/5। p/5 को हमने मान लिया, जब भाग देंगे तो मान लिया x1 आएगा। ठीक, जहाँ पे x1 क्या है, यह पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देंगे वो पूर्णांक ही आएगा। तो x1 एक पूर्णांक है। जब x1 एक पूर्णांक है तो यहाँ से हमने p का वैल्यू मान निकाल लिया, क्रॉस गुणा करेंगे तो p बराबर 5x1, तो 5x1 समीकरण नंबर 2। अब ये जो p का मान है ओवरऑल, इसको हमने रख देना है समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 है q², तो हमने लिखा q² बराबर है, तो बराबर p² के जगह पे लिखना है 5x1, तो लिख दिया 5x1, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, बट्टा में 5 है तो बट्टा में 5। डन, आगे बढ़िए। q² बराबर 5 का स्क्वायर 25, x1 का स्क्वायर बट्टा में 5, 5 से कटा दिए तो बचा 5। q² बराबर ये 5, ये x1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x1 का स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। x1² बराबर q² बट्टा 5 आ जाएगा। यहाँ से जब x1² को आप इधर भेजिएगा, इसी को रख के आप इधर ही रहने दीजिए, तो 5 को इधर भेजेंगे q² बट्टा 5 आ ही जाएगा। अब यहाँ पे जब ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, जब ये पूर्णांक है तो q² बट्टा 5 एक पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक होगा तो q² 5 से विभाजित होगा, जब q² 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए मैंने लिख दिया। अब पुनः क्या करना है आपको, ये जो q/5 आया इसको मान लेना है कि जब हमने भाग दिया तो x2 आया। अब आप क्वेश्चन में यहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ x2 एक क्या है बाबू, पूर्णांक है, जहाँ x2 एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे x1 x2 की जगह पे आप कोई और संख्या भी मान सकते हैं। ठीक है, तो x2 भी एक पूर्णांक हो गया, तो q का मान निकाले 5x2। अब हमने गौर करना है समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 2 पे। समीकरण नंबर 2 में है p का मान 5x1 के बराबर, समीकरण नंबर 4 में है q का मान 5x2 के बराबर। इधर हम कर देते हैं, देखिए एक साथ लिखते हैं। समीकरण 2 कह रहा है कि p बराबर 5x1 और समीकरण 4 कह रहा है कि q बराबर 5x2। p और q में एक संबंध हमें दिख रहा है कि दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में क्या है, 5 कॉमन है। और यहाँ पे बोल रहा है कि p और q सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या का मतलब इसका एक मिलता जुलता गुणनखंड नहीं होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। लेकिन एक के अलावा इन दोनों में गुणनखंड है 5। इसकी वजह से ये जो पूर्व कथन हमने पहले बोला था कि ये जो पूर्व कथन है कि p और q सहअभाज्य है, उसको तो ये दोनों समीकरण विरोधाभास करने लगा। इसलिए हमने लिखे यहाँ पे समीकरण 2 और 4 से यह स्पष्ट है कि
5 p और q दोनों का गुणनखंड है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है, मतलब पूर्व कथन को विरोध कर रहा है। दैट्स वाई √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया आई होप। तो आप लोग अब घर से इसी तरह से √2 और √3 को आप लोग साबित करके, ठीक है, आप लोग हमें व्हाट्सअप करिएगा, हम चेक करके आपको बता देंगे। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, हर वीडियो के आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में होगा, तो आप लोग जल्दी से इस चीज़ को नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।